हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यानी कि ये वही केस स्टडीज़ है जो कि आपकी सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा वाला केस स्टडी नहीं है ये। ठीक, तो भाई यहाँ पर मैंने 16 केस स्टडी ले रखी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सभी के बगल में देखिए डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई उसकी चिंता ना करना। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में पूरा केस स्टडी को सॉल्व करूँगा, ठीक, आपके साथ। ठीक, कुछ काम मैं आपके साथ भी बांट लूँगा, जैसे ये लो थोड़ा लंबा है तो आप इसको पढ़ लो, या फिर मैं ही पढ़ लूँगा, चिंता ना करो, परेशान ना हो। ठीक है, परेशान ना हो। अब देखो यार, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको इस केस स्टडी कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार तो मेरे साथ पढ़ लिया, ठीक, अब दूसरी बार आपको खुद से भी इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो खुद से कैसे पढ़ोगे आपको? तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो पूरी केस स्टडी है इसको मैंने अपने ब्लॉग पर लिख दिया है। ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक, ब्लॉग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जो है आप विज़िट करना, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर विज़िट करना। विज़िट करने के बाद आप पढ़ना या फिर सेव कर लेना पेज को, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको पढ़ सको आराम से, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक, तो आपको क्या करना है, सभी जितने भी मैं वीडियोस दे रहा हूँ केस स्टडीज़ की, उन सभी का जो है ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने ब्लॉग का, जहाँ पर मैं उसको टाइप करके लिख दिया हूँगा। तो आपको बस वहाँ पर जाना है। फिर बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई इस वीडियो में, उसके बाद आपको फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगर पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो आराम से। ठीक, चलिए यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो गई है, करीब 30 मिनट की हो सकती है, 30 मिनट से ऊपर भी हो सकती है, पता नहीं, ये तो लास्ट नहीं पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जब आप क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान रखना, ये चीज़ पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। यहाँ पर देखो पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल रिफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है टेलर और फेयोल के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है, हमें उन प्रिंसिपल्स को बताना है कौन कौन सा है। तो भाई चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, ये बात तो माननी पड़ेगी। ठीक, one believed that management should not close its ear to constructive suggestions made by the employee। ये ध्यान रखना, ये लाइन याद रख लो। one believed that management should not close its ear to constructive suggestions made by the employee। इसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव। ये लाइन ही इनिशिएटिव की है, इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ही ये लाइन है। तो यहाँ पर एक है मिल गया इनिशिएटिव। ठीक है, अब आपको नहीं पता था तो भाई इस वीडियो को तो इसीलिए देख रहे हो ताकि पता चल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वाइल द अदर सजेस्ट दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम वेयर बाई सजेशंस विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी अवॉर्डेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमसे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात की जा रही है। ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है, जिसमें बताया जाता है भाई लेबर और मैनेजर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि भाई जो हूँ मैं ही हूँ। ठीक है ना, तो क्योंकि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मैं मान के चलो आपको पता है भाई क्या है, क्योंकि भाई इसमें कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि भाई जो हूँ मैं ही हूँ, मुझे दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो वो वही सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अगर भाई कोई बता रहा है कुछ तो आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें, और ये जो लाइन है ये लाइन विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। ये लाइन जो है ना मेरे दोस्त, ये किसकी लाइन है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। भाई ये लाइन सीधे पकड़ ली यार, मैंने पढ़ी थी तो मैंने पकड़ ली, अब आपको भी पढ़े हो, मैं मान के चलो कि आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, ठीक है, उसके बाद ही केस स्टडी देख रहे हो। तो ये लाइन हमारी किसकी है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपको पता है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपके लिए, क्योंकि टाइम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहोगे भाई बहुत लंबा खींच लिया, उसलिए नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। क्या पूछ रहा है भाई, थोड़ा और पहले से पढ़ते हैं। Which principle of management is being violated in this case? Name and explain the principle। भाई जो भी प्रिंसिपल यहाँ पर वॉल्यूट हो रहा है उसका नाम बताओ और उसको एक्सप्लेन करो, सिंपल सा है। ठीक, तो हीना एंड हरीश जो कि टाइपिस्ट है एक कंपनी में, जहाँ इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है। हीना जो है वो 3,000 रुपये पा रही है और हरीश जो है वो 4,000 रुपये पा रहा है एज अ सैलरी फॉर द सेम वर्किंग आवर। तो भाई बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हो रहा है? तो यहाँ पर इक्विटी वॉयलेट हो रहा है। अब इक्विटी को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर बोलता हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ कि आपको भाई पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आपको पता है इक्विटी क्या होता है, उसके बाद ही आप केस स्टडी देख रहे हो। अगर आपको इक्विटी क्या है नहीं पता है तो भाई आप इस केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर सकते, उसलिए आपको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आओ इस वीडियो को देखने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं भाई यहाँ पर
अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन पढ़ने से पहले, केस स्टडी पढ़ने से पहले देख लो अंदर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि डिस्क्राइब किया गया है अब पैरा में, ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया, उसको हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ जो कि कंपनी जो है कम्युनिकेट करना चाहती है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी को जो कम्युनिकेट करना चाहती है कोई भी दो मोरल वैल्यूज़, उन मोरल वैल्यूज़ को हमें बताना है। तो चलो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ABC लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। देखो भाई एक हमें मोरल वैल्यू मिल गया, क्या कि भाई ये इन्वायरमेंट के लिए क्या है, कंसर्न है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। जब भी ये गार्बेज रोज आ जाएगा इन्वायरमेंट के प्रति अगर कोई भी जागरूकता दिखा रहा है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीवर्ड लिखेंगे। इसमें बी वाले पॉइंट में एक पॉइंट मिल गया, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा। There was almost equal division of work and responsibility between the worker and the management. The management even takes workers into confidence before taking important decision। ध्यान रखना, important decisions लेने से पहले जो है मैनेजमेंट जो है ना वो वर्कर्स से बात करती है, वर्कर्स से पूरी राय मशवरा करती है। ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड एज द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी गुड। भाई बिहेवियर बहुत ही अच्छा है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पर कोऑपरेशन है, नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसे आप लिखोगे। अब इसको एक्सप्लेन करना है, मुझे पता है कि आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो पूरा आपको पता है, पूरी चीज़ कथा कहानी लिखनी है कि भैया मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कंपटीशन को हमें कोऑपरेशन से रिमूव करना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क अच्छा होना चाहिए, ऑल्सो जो है यहाँ पर रिवॉर्ड करना चाहिए वर्कर को अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन देता है जिससे जो है सब्सटेंशियल रिडक्शन होता है कॉस्ट में या फिर टाइम में, ठीक है। और एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी जो है ना स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि भाई वही कोऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, तो भाई हमें मिल गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, वैल्यूज़ में। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, वैल्यूज़ में अब क्या लिखे यार, एक तो हमने वैल्यू लिख ली क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दूसरा वैल्यू क्या लिखें, तो आप लिखोगे क्या, पार्टिसिपेशन। क्यों, क्योंकि भाई मेरे देखो तो क्या कर रहे हैं ये लोग, वर्कर्स को जो है ना पार्टिसिपेट करा रहे हैं डिसीजंस में, एक तरीके से उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन लिख देंगे, एक मोरल वैल्यू है, ठीक है ना। लेने को डिसीजन हम अकेले भी ले सकते थे, तो खैर वो बात की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं भाई, यहाँ फिर से वही पूछ रहा है, पहले केस स्टडी के क्वेश्चन पढ़ो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि डिस्क्राइब किया गया अब पैरा में। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज जो कि कंपनी चाहती है कम्युनिकेट करना। तो भाई देखते हैं क्या है। पवन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, इन CFL लिमिटेड जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है CFL बर्न। देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। ध्यान रखना कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ध्यान रखना ये वर्डिंग ध्यान रखो। देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये लाइन जो है ना मेरे दोस्त, ये लाइन जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की है। दोबारा सुन लो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बस भाई यही से मैंने पकड़ लिया, उसी लिए कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, ठीक। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये लाइन है, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। तो भाई मेरे मैंने तो पकड़ लिया, अब मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और आप भी इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे। तो भाई चैप्टर अच्छे से दिखना है, ठीक। खैर ये लाइन आपको पता चल गई ना, ये लाइन कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे आइडेंटिफाई टू वैल्यू जो कि कंपनी चाहती है कम्युनिकेट करना सोसाइटी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट अर्न विद द वर्कर्स बिकॉज दे बिलीव इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके ओके भाई, यहाँ पर जो है एक प्रॉस्पेरिटी हमारा क्या हो गया, सोशल वैल्यू हो गया, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, शेयरिंग। भाई ये लोग प्रॉस्पेरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं भाई, कि ये बिलीव करते हैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय में। तो भाई हमारा एक पॉइंट हो गया प्रॉस्पेरिटी, ठीक, वैल्यूज़ में। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, शेयरिंग। ये लोग पैसा शेयर कर रहे हैं ना, तो भाई ये हो गया हमारा शेयरिंग, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ता है, इसी तरीके आंसर देना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कीवर्ड मिलेगा। कीवर्ड आप यहाँ पर सीख रहे हो ना कि कैसे हमें आंसर करना है क्वेश्चन को। जब आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देख लो, चाहो तो आप वीडियो नहीं देख सकते तो फिर आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उसको आराम से पढ़ना एक बार अच्छे से इत्मीनान से। फिर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज वॉयलेटेड इन द पैराग्राफ। भाई अब यहाँ बोल रहा है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हो रहा है। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ जो कि कंपनी चाहती है कम्युनिकेट करना, ठीक है, ठीक है। अब इसे भी देखते हैं, ओके। आप भी पढ़ो। टेल्को लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द ओल्ड क्लॉथ
टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक फोल्डर्स। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है फिर से कंसर्न है इन्वायरमेंट के लिए, कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, आप कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट लिख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, एक पॉइंट मिल गया क्या, सोशल वैल्यू हमें मिल गई, बी वाले का एक आंसर मिल गया। अब दूसरा पॉइंट भी लिखना है बी वाले में, तो भाई चलो आगे खोजते हैं। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस वे वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो भाई ये क्या करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो क्या, मोरल वैल्यूज में, मोरल वैल्यूज में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, दो पॉइंट लिखने हैं, दो वैल्यू लिखनी है ना, प्रोवाइडिंग जॉब। ठीक है ना, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर रूरल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा आप आगे बढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय हरीश designed a plan for cost reduction but it was not welcomed by the production manager। भाई इसने जो है एक वो किया था, क्या किया था, एक इनिशिएटिव लिया और इसने जो है एक प्लान डिज़ाइन किया जिससे कॉस्ट रिडक्शन होगा। ठीक है, तो भाई ये जो चीज़ है ये इनिशिएटिव का पार्ट है, ध्यान रखना है। ऐसे अगर लाइन पूछ दे तो ये आपका इनिशिएटिव में आएगा। इसे डिज़ाइन किया लेकिन उसे वेलकम नहीं किया गया। ठीक, आपको सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी तो हो सकता है, नहीं यार, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मेन मुद्दा जो है वो शुरू होता है कहाँ से, उससे हार्मनी होनी चाहिए मैनेजर और लेबर के बीच में, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जाके दुनिया भर के मेंटल रिवोल्यूशन फलाना टकाना दुनिया भर की चीज़ें, वो सब बात की बात है, वो सब छोड़ो। ठीक, तो भाई यहाँ पर हमारा आएगा इनिशिएटिव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगी। आपको एक बार और इसको पढ़ना पड़ेगा फिर आराम से, तो ही आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से मार्क्स अच्छे 100 में 100 लेकर आओ। ठीक है, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, यहाँ पर बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, सॉरी यहाँ पर फेयोल लिखा है, फेयोल होगा, एंड टेलर रिफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। भाई फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्हें हमें बताना है। तो भाई चलो पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल बात सही, कॉम्प्लीमेंट्री है। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर। भाई सुनो, एक कह रहा है कि वर्कर्स के साथ हमें गेन को शेयर करना चाहिए, और अदर सजेस्ट कर रहा है दैट कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन शुड डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यार ये जो दूसरा वाला ये तो मैंने तुरंत ही पकड़ लिया, क्या, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और जो पहला वाला है कि वर्कर्स वाइल मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स वाइल द अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज कंपनसेशन शुड डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी। दोबारा पढ़ते हैं, वाइल के पहले मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। ठीक है, ये लाइन शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर, ये जो है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की लाइनें हैं मेरे भाई, ये लाइनें हैं उसकी। The prosperity for the employer cannot exist for the long time unless it is accompanied by the prosperity for the employee। ये सभी लाइन्स हैं किसकी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। मेंटल रिवॉल्यूशन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की, ये सभी चीज़ें किसकी कीवर्ड्स हैं, ये सभी चीज़ें हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप पहचान सको आसानी से। तो यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात की गई है और रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात की गई है। ठीक, पहचान जाओगे ना, शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स, ये लाइन जहाँ दिख गई समझ जाना किसकी बात कर रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। अब आगे बढ़ते हैं, सातवें पर आते हैं। ठीक भाई, अब देखो सातवां क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच आर बीन इग्नोर्ड कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। ठीक है भाई, कोई वैल्यूज़ हैं जो कि इग्नोर कर दी गई है इस ऊपर वाले केस स्टडी में, हमें उसे कोट करके बताना है कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ठीक, यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए था, 2 लिखना शायद भूल गया क्या, नहीं यहाँ पर वैल्यूज़ होना चाहिए था, एस लगा होना चाहिए था, मिस्टेक है, सॉरी। एक और क्वेश्चन पूछा होगा, ये रहा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फॉलो नहीं किया गया है इस मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। तो भाई चलो पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। निकिता एंड सलमान जो है वो कंप्लीट कर लिए है अपना MBA और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं सेम लेवल पर। दोनों ही जो है अच्छा काम कर रहे हैं और हैप्पी हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन जो सलमान है ना उसके पास एक हैबिट है बैक पिटिंग की, मतलब भाई चुगली करने की, गलत रॉन्ग रिपोर्टिंग करने की अपने कलीग्स के बारे में, ताकि वो अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके। ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट, सब के सब जानते थे इसके बारे में। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वॉज जज टू बी बेटर देन सलमान, सलमान से बढ़िया परफॉर्मेंस था निकिता का। लेकिन इसके बावजूद इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, स्टेटिंग दैट कि भाई जो निकिता है वो फीमेल है एंड Nikita would not be able to handle the complications of the higher post।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना भेदभाव हुआ है, और उससे किससे हम बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से बताएंगे। ये क्या बोलता है भाई कि काइंडनेस एंड जस्टिस बिहेवियर होना चाहिए मैनेजर के अंदर टुवर्ड द वर्कर्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, ग्रीड, जेंडर और किसी भी बेसिस पर। ठीक, ओके भाई, तो इक्विटी हो गया। अब आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे आराम से, एक्सप्लेन भी करना है, ध्यान रखना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, इक्विटी लिखने के बाद एक्सप्लेन भी करना है, हेडिंग पे आपको नंबर मिलेगा, उसके बाद जो एक्सप्लेन करोगे उस पर भी नंबर मिलेगा। ठीक, ओके, अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कुछ नंबर कम मिलेगा, हो सकता हो आधा ही मार्क्स मिल जाए सिर्फ आपको हेडिंग लिखने पे, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर यार। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कोई दो वैल्यू बताओ, तो भाई मेरे यहाँ पर हॉनेस्टी नहीं है, जो सलमान है वो हॉनेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग रिपोर्टिंग कर रहा है अपने कलीग्स के बारे में, ताकि वो अपने बॉस को इंप्रेस कर सके। तो आप इसी लाइन को कोट कर दोगे, यही कहीं अभी हमने पढ़ा था, सलमान हाँ, रॉन्ग रिपोर्टिंग, ये रहा, रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस, ये हॉनेस्टी, इसको आप कोट करोगे और लिखोगे कि भाई यहाँ पर हॉनेस्टी नहीं है, ये गलत काम कर रहा है। दूसरा, जो बॉस थे उन्होंने जस्टिस नहीं किया, उन्होंने गलत किया, तो आप फिर यहाँ से कोट करोगे निकिता वुड नॉट बी एबल टू, सॉरी, यहाँ से मोहम्मद शारिफ से लिखोगे डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान स्टेटिंग दैट, जो निकिता जो है फीमेल है, आप यहाँ तक हायर पोस्ट तक जो है कोट करोगे मोहम्मद शारिफ से। ठीक, और यहाँ पर लिखोगे जस्टिस, क्यों? क्योंकि इसे जस्टिस नहीं किया, इसने धोखा दिया, मतलब बेवकूफ़, मतलब गलत किया यार, सही नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 8वें पर आते हैं। तो भाई हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलो इसको देखते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि डिस्क्राइब किया गया अब पैरा में, और दो फिर वही क्वेश्चन यार, दो वैल्यूज बतानी है जो कि कंपनी चाहती है कम्युनिकेट करना सोसाइटी के साथ। ठीक है, सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। वर्ल्ड टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर इट इज रनिंग अंडर द हैवी लॉस। भाई बहुत लॉस में चल रहा है, बहुत लॉस चल रहा है। तो लॉस को रिव्यू करने के लिए क्या किया मैनेजमेंट ने, क्या किया, शिफ्ट कर दिया यूनिट को बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पर लेबर जो है वो अवेलेबल थे लो कॉस्ट में। ठीक है, लो कॉस्ट में अवेलेबल थे। ठीक, अच्छा, हैवी लॉस टू फ्रॉम द लॉ द मैनेजमेंट शिफ्ट। ठीक, द मैनेजमेंट ऑल्सो सीक्स द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। देखो यहाँ पर डील हो रही है, कह रहा है कि मैनेजमेंट कह रहा है वर्कर से कि तुम ओवर टाइम करो, मैं अभी पेमेंट नहीं देंगे, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इंक्रीज कर देंगे वेजेस को वर्कर्स के, जब हम अपने गोल को, मिशन को अचीव कर लेंगे। मिशन क्या है भाई? देखो ये लोग लॉस में चल रहे हैं, तो ये लोग क्यों कह रहे होंगे? फायदे के लिए, जब फायदा होगा। ठीक, ओके। विद इन अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दिया। बोथ द मैनेजमेंट द वर्कर्स हॉनर्स देयर कमिटमेंट, मतलब वर्कर ने भाई अपना ओवर टाइम दिया, और बाद में जब कंपनी फायदे में आई तो फिर कंपनी ने भी, मैनेजमेंट ने भी वेजेस बढ़ा दिए। तो ये क्या है? यहाँ पर एक फेयर एग्रीमेंट है। ठीक, तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को आप एक्सप्लेन करोगे। अब डिसिप्लिन में मान के चलो आपको पता है, चलो फिर बता देता हूँ। इसमें क्या होता है? ओबीडियंस करते हैं हम, आज्ञाकारी, भाई आज्ञा है, मानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स की, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की, और यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वर्किंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर एक गुड सुपीरियर होना चाहिए हर लेवल पर, और क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर फेयर एग्रीमेंट है जो कि डेफिनेशन में आता है उसकी। तो ये था भाई हमारा डिसिप्लिन। अब यहाँ पर देखो और क्या क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं? बल्ब बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई बिजली बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप वर्ड रट लो, दिमाग में बैठा लो, यही वर्ड लिखना है। ठीक, उसके बाद भाई यहाँ पर ट्रस्ट था। देखो ना, मैनेजमेंट ने ट्रस्ट किया, वर्कर्स ने ट्रस्ट किया मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने जो है अपनी बात को पूरा किया, कमिटमेंट को पूरा किया। यहाँ पे क्या ट्रस्ट था दोनों के बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट हम लिख देंगे वैल्यूज़ के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा आ गया। ओके, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। एंड फाइंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि फॉलो की गई है प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा। ऊपर एक कोई प्रोडक्शन मैनेजर है जिसने जो है कुछ प्रिंसिपल और कोई वो क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो किया है। तो हमें उन दोनों को पता लगाना है भाई क्या क्या चीज़ें इसने फॉलो की है जो मैनेजर है। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो करण नाथ है उसने क्या किया, टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज इनिंग फादर 3 months एगो। इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, करण वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहता था। आगे क्या होता है? ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी वर नॉट साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक नहीं है। ही बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। ही फेल्ट
Once the method is developed, the workers of the company should be trained to learn that best method. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है भाई। यहाँ पर जो है ना बात की जा रही है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक। अब आप साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जानते हो क्या होता है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको इससे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या है आपको पता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या है आपको उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट मेथड डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर से बोलता है भाई मेरे प्रोडक्शन मैनेजर तो एक काम कर, डेवलप कर दे क्या बेस्ट मेथड, ताकि हम कैरी आउट कर सके नेसेसरी ट्रेनिंग्स को फिर आगे फर्दर। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की भी बात की गई है, तो ट्रेनिंग मतलब क्या, जहाँ ट्रेनिंग की बात आ गई वहाँ पर एक किसकी बात होगी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, ये होगा, ठीक है। ओके, आगे ये हो गई। अब आगे क्या, अब आगे क्या भाई, आगे देखते हैं आगे क्या। The production manager developed this method using several parameters right from deciding the sequence of operation, place for man, machine, raw material till delivery of the product for the customer. This method was implemented throughout the organization. अब देखो यहाँ पर मेथड स्टडी भी तो की गई होगी, तभी तो मेथड डेवलप किया गया होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे मेथड स्टडी, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, ठीक है, ये टेलर के हैं, ठीक, ये भी टेलर के हैं, दोनों टेलर के हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है मेथड स्टडी की बात करेंगे, ठीक है। मेथड स्टडी में देखो पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग लोग कोई मेथड निकालते हैं किसी भी काम के लिए। तो मेथड स्टडी आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक भाई मेरे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर जानते हो, पढ़े हो, केस स्टडी की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यार यहाँ पर हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम ये सब देखेंगे, परेशान हो सब देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को ही पहले देख लेते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी पूरी चैप्टर को समझने में, केस स्टडी को समझने में, उसलिए ना मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, आप जाकर इत्मीनान से आराम से भी पढ़ना। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। अरे भाई ध्यान सुनो, यहाँ पर ना सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कोई एक सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पर बताया गया, उसे मैं बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताया यहाँ पर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्विप द मैनेजर टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन सो दैट द वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। हिट एंड ट्रायल अप्रोच से जो भी हमारे घाटे होते हैं उससे हम ओवरकम कर सके, उसके लिए क्या किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए जो है मैनेजर जो है फोरसी करता है, ताकि वो वेस्टेज रिड्यूस कर सके, वेस्टेज रिड्यूस कर सके, जो कि होता है किसमें, हिट एंड ट्रायल मेथड में। तो यहाँ पर वेस्टेज रिड्यूस करने की बात की जा रही है, तो किस सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जा रही है। ये आपका सिग्निफिकेंस का एक पॉइंट है, आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी हो गया। अब बढ़ते हैं, चलो यार एक 16 वाला छोटा है, उसको खटाक से ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कहने के लिए बड़ा है लेकिन है छोटा, ठीक। तो देखो भाई, स्टेट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कंपनी चाहती है यहाँ पर मॉडिफाई करना ताकि वो अपने रिक्वायर्ड चेंजिंग रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। तो चलो भाई पढ़ते हैं क्या है यहाँ पर केस स्टडी। यहाँ पर कह रहा है कि अप्लायंस इंडिया लिमिटेड जो है इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द होम अप्लायंसेज सिंस 1987। इट हैज़ अ गुड नेम इन द मार्केट एज द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ अप्लायंसेज। इट हैज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल्स, मेंटेनेंस सर्विस एंड टेक्निकल सर्विस टू अचीव स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखा है, मतलब अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज, मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ चुका है, इतने सारे एरिया थे ऑपरेशन के, सेल्स था, फाइनेंस था, मेंटेनेंस सर्विस था, टेक्निकल सर्विस था, ये अलग अलग एरियाज थे, ठीक। अब एरिया और बढ़ गया है हमारे पास, ठीक है, और कस्टमर भी डिमांडिंग हो गया, उस वजह से हमें एरिया और बढ़ाना पड़ रहा है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो मॉडिफाई करेगी अपने एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, ताकि अपने चेंजिंग रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। तो अब किसकी बात की जा रही है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि काम बढ़ गया है तो और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनेंगे, तो इसलिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क की बात की जा रही है। तो भाई चलो जल्दी से अब आगे भी ख़त्म करते हैं खटाखट। ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ओके क्वेश्चन कहाँ है भाई, मेरे क्वेश्चन क्या है, ये रहा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एडिट टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि यूज़ किया गया संध्या के द्वारा ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो दो यहाँ पर टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, आपको उन्हें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना, खैर जब बताऊँगा तो समझ में आ ही जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर।
संचित जो कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स खत्म करता है स्वीडन से, वो आता है इंडिया में और यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट करता है अरोमा कॉफ़ी कैन के नाम से, एक फेमस मॉल में जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है। द स्पेशलिटी कॉफ़ी की स्पेशलिटी ये है कि इसमें स्पेशल अरोमा है कॉफ़ी का और वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स का, जिससे आप कोई भी वैरायटी जो है चूज़ कर सकते हो। ठीक है। समहाउ जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल भी नहीं रहा, पॉपुलर भी नहीं रहा। ठीक। संचित जो है वो चाहता था पता लगाना कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसने जो है संध्या को अपॉइंट किया जो कि एक MBA है एक रिप्यूटेड कॉलेज से एज अ मैनेजर, ताकि कॉज पता की जा सके क्यों बिजनेस फेल हुआ। संध्या ने जो है फीडबैक लिया क्लाइंट से और ये पाया कि वो कॉफ़ी तो बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि इसकी यूनिक अरोमा है कॉफ़ी की, बहुत ही अच्छा कॉफ़ी है, लेकिन वो लोग हैप्पी नहीं है लॉन्ग वेटिंग टाइम के लिए। मतलब भाई प्रोसेसिंग टाइम, जो ऑर्डर लेने के बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है उससे वो लोग खुश नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेसिंग टाइम चलता है। ठीक है, आप अंग्रेजी में लिख लेना, पढ़ लेना यार आराम से। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ सिंपल। सी एनालाइज एंड फाउंड आउट दैट देयर वर मैनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस इन बिटवीन विच कुड बी एलिमिनेटेड। बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसे हमें एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर मोशन स्टडी की बात कर दी। ठीक। सी फिक्स्ड द स्टैंडर्ड टाइम। देखो यहाँ पर एलिमिनेट करने की बात की है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हमें एलिमिनेट करना है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मोशन स्टडी की बात की जा रही है। मोशन स्टडी क्या है आपको पता है। ठीक। और उससे जो है स्टैंडर्ड टाइम भी फिक्स कर दिया ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए। यहाँ पर क्या कर दिया, टाइम स्टडी कर दिया। टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी आपको पता है, डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड टाइम किसी भी वेल डिफाइंड वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और क्या किया है और आगे देखते हैं ना आगे क्या किया है भाई। ओके, अब आगे सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द प्रोसेसिंग ऑर्डर। देखो 2 पॉइंट हमें मिल ही गए यार, 2 ही तो लिख रहे थे। खैर चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। शी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वाज सम फ्लेवर हुज डिमांड वर नॉट इनफ, जिसकी डिमांड इनफ नहीं है। सो उसने डिसाइड किया कि हम जो स्टॉप कर देंगे ऐसे फ्लेवर के सेल्स को। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कुछ ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में संध्या जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो कुछ फ्लेवर्स को हटा दिया गया है, इसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन इसका एम क्या होता है, एलिमिनेट करना सुपरफ्लुअस डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वैरायटी, साइज, डायमेंशंस के नाम पे अलग अलग इतने सारे वैरायटी रहते हैं, तो उनमें से जिनका काम नहीं उनको निकाल देना, सिंप्लीफाई कर देना, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो ये चीज़ था, ये 3 पॉइंट है, आप कोई भी 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि 2 पूछा है हमसे और कुछ तो पूछा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 14th वाले पर आते हैं। लगता है वीडियो यार 30 मिनट से भी ऊपर जाएगी, कोई नहीं। 1 बच गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया और ये 4 क्वेश्चन बच गए। ठीक, जल्दी जल्दी खत्म होगा, परेशान ना हो, आराम से हो जाएगा यार। एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो यार, क्या सोच रहे हो 30 मिनट में कितना बेनिफिट चाहिए। इतने कम में मैं इतना मैक्सिमम बेनिफिट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि कितनी कम मेहनत करोगे, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। केस स्टडी तुम सॉल्व करो, एक चैप्टर की पूरी केस स्टडी 30 मिनट 40 मिनट तक तो होनी चाहिए। ठीक है ना, इतना तो होगा क्योंकि बहुत लंबा केस स्टडी है, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक, एक दिन थोड़ा मेहनत करके आराम से पढ़ भी लो। आई डिफाइन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि गिवन बाई फेयोल है, विच रजत हाईलाइटेड इन हिज एड्रेस टू द एम्प्लॉयज़। सॉरी क्या है ना, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, उस वजह से दिक्कत हो रही है। Identify and briefly explain any 4 principles of management given by Fayol, which Rajat highlighted in his address to the employees. Also state 2 values that Rajat wanted to spread in the organization. ठीक है भाई, चलो देखते हैं। 2018 के सैम्पल पेपर में आ चुका है। रजत जो है उसे ज्वाइन किया है एज अ CEO ऑफ भारत लिमिटेड, अ फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस द एम्प्लॉयज़ को एड्रेस किया। ठीक, he said that he believed that a good company should have a employee suggestion system and he wished to minimize the employee turnover in order to maintain organizational efficiency. तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो है एम्प्लॉय के टर्नओवर को घटाने की बात की गई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। तो पहला प्रिंसिपल हमें मिल गया है। He informed all employee that he would ensure that all agreements were clear, fair and there would be a judicious application of penalties. यहाँ से क्या मिल गया हमें, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन की लाइन ही सीधे सीधे उठाकर दे दी गई है। ठीक, अच्छा आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर जो गुड सजेशन सिस्टम, ध्यान रखना ये जो सजेशन सिस्टम है ना, ये किसका पार्ट है, ये इनिशिएटिव का पार्ट है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, इनिशिएटिव। ठीक, मतलब
कि यहाँ पर वर्कर्स को जो है इंकरेज करना चाहिए ताकि वो डेवलप करें, कैरी आउट करें प्लान इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए। सजेशन सिस्टम हमें अडॉप्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये इनिशिएटिव का लाइन्स है, ये इनिशिएटिव के कीवर्ड्स हैं। तो ये यहाँ पर इनिशिएटिव की बात कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल देख लिया, डिसिप्लिन देख लिया। अब आगे देखते हैं भाई और क्या रह गया। ओके, however he said that he believed that lazy persons should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। भाई यहाँ पर जो है इक्विटी की बात कर दी है, तो ये सारे मैनेजमेंट्स को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर भाई अब आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो ही वुड वॉन्ट टू प्रमोट द टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी, यानी कि यहाँ पर टीम वर्क को प्रमोट किया जा रहा है। तो लेकिन हमारे तो यार 4 पॉइंट हो गए ना, ठीक है, तो हम स्प्रेड द कॉर्पोरेट पे नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉयज़, अब हम मिल गए हमारे पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। विच वुड गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस among team members and eventually minimize the need of using penalties। ओ भाई बहुत अच्छी बात बोल दी, इसे ट्रस्ट की बात बोल दी, टीम वर्क की बात बोल दी है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वैल्यूज़ में लिख सकते हैं कि भाई इसने जो है टीम वर्क की बात की है। टीम वर्क, डिसिप्लिन, ट्रस्ट, ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। आप लिख देना जो भी पसंद है आपको। ठीक, ही टोल्ड ऑल द presents that the interest of the organization should take priority over the interest of any one individual's employee। तो भाई यहाँ पर जो है ना आपको कई सारे पॉइंट्स मिल गए। मैंने आपको 3 पॉइंट तो शुरुआत के बता दिए, क्या क्या 3 नहीं 4 पॉइंट बता दिए। इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, डिसिप्लिन, इक्विटी। अब अदर पॉइंट क्या हो सकता है, अदर पॉइंट हो सकता है स्प्रेड द कॉर्प। ठीक, और क्या हो सकता है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है क्या कहते हैं, लास्ट वाली लाइन का क्या होगा यहाँ पर, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब भाई ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे ऊपर, किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से भी ऊपर। ठीक, तो ये हो गया हमारा 14th वाला। अब आते हैं 13th, 12th और 10th, बस 3 बच गए मेरे भाई। ये रहा 13th वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ वर्क शेयर करना चाहता हूँ। अब आप इसको यहाँ पर पढ़ो आराम से, वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो यार आपको ही मज़ा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा काम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ो क्योंकि ये सेम है, पिछले वाले से एकदम सेम मिलता जुलता है, इसलिए आप इसको पढ़ो और मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो पढ़ लिया फाइनली क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यार, पहली चीज़ मैं बता दूँ कि हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो कि स्टडी में पूछ क्या रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ जो कि फेवल ने दिया है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ मैनेजमेंट की जो कि ऊपर अब केस स्टडी में मेंशन किया गया है। तो देखो यार, यहाँ पर ऊपर जो है ना कई सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं, यानी यहाँ पर यूज़ किया गया है अब केस स्टडी में। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, ठीक, और क्या लिख सकते हैं, डिसिप्लिन, स्पिरिट द कॉर्प, इनिशिएटिव, इतने सारे हैं जो कि इसके अंदर लिखे गए हैं। अरे इसमें से कोई भी एक पकड़ लो और उसको एक्सप्लेन कर दो। अब मैं आपको ये वाला केस इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लाइनें खोज कर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि भाई मैंने स्पिरिट द कॉर्प, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये सारे के ही जो कीवर्ड्स हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो सब मैंने बता दिया है। तो एकदम मिलता जुलता सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आप कर लोगे। अब क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं मान लिया हूँ, ठीक है ना, आपने पढ़ लिया, धोखा मत दो। अब आगे यहाँ पर बोल रहा है कोई भी 2 वैल्यूज़ बताओ जो कि ढाबा वाला जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी के साथ। तो देखो यार, यहाँ पर ढाबा वाले जो है वो गरीब बच्चों को खाना दे रहे हैं जो कि बच जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंसर्न है पुअर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एकदम जिम्मेदार आदमी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 सोशल यानी यूं बोल तो मोरल वैल्यूज़ यहाँ पर दिख गई है, ठीक है। तो भाई आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसको पढ़ना है आराम से फिर से, तो यार एक काम करो, जाओ मेरे ब्लॉगर पर, वहाँ पर पढ़ लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको हम पढ़ के देखते हैं। छोटा है, यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि अप्लाई किया गया है फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, और कोई भी 2 फीचर्स बताओ मैनेजमेंट की जो कि हाईलाइट किया गया है ऊपर वाले पैराग्राफ में। और फिर पूछ रहा है सी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़ जो कि आपका विद्यालय कम्युनिकेट करना चाहता है सोसाइटी को। तो मेरे भाई यहाँ पर चलो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ो पूरा, मैं फिर से आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, 40 मिनट पहुंच जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ो खटाक से, मैं बताता हूं आपको इसका आंसर। तो पढ़ लिया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना यार,
यहाँ पर स्पिरिट ऑफ यूनिटी की बात की गई, हार्मनी की बात की गई, यहाँ पर ईच अदर की बात की गई, यहाँ पर आई की नहीं, यहाँ पर वी की बात की गई है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप यहाँ पर समझ सकते हो अच्छे से कि यहाँ पर हर जगह ये ट्राई किया जा रहा है कि एक टीम को रिप्रेजेंट किया जाए, एक वी को रिप्रेजेंट किया जाए, आई को नहीं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको हाईलाइट किया कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर विथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग ध्यान रखना, ये कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी कीवर्ड जो है ये स्पिरिट दी कॉर्प्स के कीवर्ड है, तो आप स्पिरिट दी कॉर्प्स लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक, अच्छा फीचर्स क्या क्या है, तो देखो यार यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है, और ये क्या करता है, गोल को अचीव करने के लिए सभी के ग्रुप्स के एफर्ट को ऐड करता है, जोड़ता है, सभी के एफर्ट्स को यूनाइट करता है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, आपको ये लिखना है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट जो है हर जगह हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। ये आपको कुछ फीचर्स लिख रहे थे, ठीक है, कहीं पर भी स्कूल है हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है, या फीचर लिखोगे। यहाँ पर जो है वैल्यूज़ क्या दिखाई जा रही है, देखो वैल्यूज़ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू दिखाई जा रही है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वैल्यूज़ दिखाई जा रही है। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यार उसलिए मैंने 2 क्वेश्चन जो है आपको इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने सब चीज़ बता दी है, उसलिए आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा आप कम्युनिकेट इंगेज भी हो जाओगे इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भी हो गया है हमारा, पहले मैंने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 11। अब सबसे भयंकर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली में आ चुका है 2019 में। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं खटाक से। मेरे दोस्त हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव, कोट करना है, लाइन को कोट करना है और एक्सप्लेन करो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि यूज़ किया गया बर्गर मानिया के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना कोटिंग कैसे करते हैं, हम पूरा लेकिन लिखने नहीं बैठेंगे, लिखने बैठ जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, पेपर देते रह जाओगे। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत के 2-3 वर्ड्स लिखते हैं और फिर डैश 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 और फिर लास्ट के 2-3 वर्ड्स लिख देते हैं, और ये होती है कोटिंग करना, इससे हम कहते हैं कोट करना। और उसके बाद हम लिख देते हैं कि भाई ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई टाइम स्टडी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फलाना ढकाना जिसको भी बता रहा है हम उसकी हेडिंग डाल देंगे कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अगर हम लिख रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा 2-3 लाइन में, और फिर ये कोटेशन भी नीचे दे दूंगा। ठीक, या चाहे आप कोटेशन ऊपर लिख दो और कोटेशन के नीचे या फिर यहाँ पे लिख दो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक, तो ये कोटेशन लिखने का तरीका। तो यहाँ से देखते हैं, Vishesh completed his MBA at a reputed business school in Lucknow. He was impressed by principles and techniques of scientific management developed by Taylor and Fayol. चलो हटाओ, आगे बढ़ो, यहाँ तक कुछ नहीं था। On completing his MBA, he wanted to apply scientific management in his family business of fast food chain of restaurant named Burger Mania. ठीक, चलो भाई यहाँ तक भी कुछ नहीं था, यहाँ तक कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। His main goal was to reduce the cost विथ इंक्रीज्ड आउटपुट, ध्यान रखना, बढ़ाना है और घटाना है क्या, कॉस्ट। टू बिगिन विथ ही वांटेड टू डेवलप अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो ही इन्वेस्टिगेटेड द ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, ध्यान रखना यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वर्क स्टडी के थ्रू जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, एंड यूनिफाइड द बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ से हम लिखेंगे ही कहाँ गए, एक सेकेंड, वेट सॉरी, ही इन्वेस्टिगेटेड से लेकर बेस्ट प्रैक्टिस तक जो है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है भाई, साइंस का यूज़ करो, थंब रूल ऑफ थंब का नहीं, जब कुछ भी कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात की जा रही है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। द स्टैंडर्ड मेथड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब वॉज डेवलप्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट ऑल पैरामीटर्स, ध्यान रखना ऑल पैरामीटर्स ध्यान में रखा गया है। तो ये जब ऑल पैरामीटर वाला वर्ड लिख गया तो आप वहाँ से कोट कर दो, द स्टैंडर्ड मेथड से लेकर ऑल पैरामीटर्स तक इसको कोट करो, और उसको कोट करने के बाद ध्यान रखना कहाँ तक गया है ये, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। इससे हम कोट करके लिखेंगे क्या कि भाई मेथड स्टडी की बात कर रहा है। अब आप मेथड स्टडी को जानते हैं और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे,
विशेष ऑल्सो बिलीव दैट ईच पर्सन शुड नॉट ओनली बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड बट शुड ऑल्सो बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। तो हमें एक और चीज़ मिल गया, आप इसको भी कोट करेंगे यहाँ से विशेष ऑल्सो से लेके कि भाई डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है यहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो इसको आप लिखोगे। अब हमने कितने पॉइंट कर लिए, मेथड स्टडी कर लिया, ठीक, हमने जो है साइज और रूल ऑफ थंब कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी कर लिया, 1 2 3 कर लिए। अब ये हमें 6 करने हैं क्योंकि मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस ही सेटअप अ स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट इन हमबर्गर के नाम से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सेटअप कर लिया अपने बेंगलुरु में, वेयर वर्कर्स वर गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू लर्न द बेस्ट मेथड। एट द फैक्ट्री द इंग्रेडिएंट मेकिंग द बर्गर वॉज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली तरीके से प्लेस किया गया हर चीज़ को। एट द टाइम टेकन फॉर एक्सेस मूवमेंट, ताकि जो है रिड्यूस किया जा सके एक्सेस मूवमेंट में जो भी टाइम लग रहा है, इन सभी चीज़ को रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पर मोशन स्टडी की बात की गई है, एक्सेस मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए किया गया है। तो इससे क्या बोलेंगे, मोशन स्टडी की बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड time and other parameters were determined on the basis of the work study and wishes rewarded the worker for meeting the standard output। यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है, तो आप उसको कोट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से लेके, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम से लेके, ये मैंने 1 गलती से लिख दिया, इसको काट दो। द स्टैंडर्ड टाइम से लेके आप कोट करेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, टाइम स्टडी की बात की गई है, ध्यान रखना टाइम स्टडी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द बर्गर मानिया हैज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, मशीनरी, प्रोडक्ट एंड वर्किंग कंडीशन टू इंश्योर दैट टूल्स दे सेंड टू देयर कस्टमर, सॉरी फूड है ये, मैंने टूल पढ़ लिया, फूड दे सेंड टू द कस्टमर हैव द सेम हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड लेवल ऑफ क्वालिटी इन एवरी चेन ऑफ फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन किया गया है, बेसिकली यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात की गई है, लेकिन आप स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन को भी बताओगे। अब आगे बढ़ते हैं। कोट कर देना, जहाँ जो लाइनें इंपॉर्टेंट है उसको कोट कर देना, जो लाइनें हम पढ़ के जब पता कर रहे हैं बस उसी लाइन को आपको क्या करना है, कोट कर देना है। The application of scientific management to every aspects of restaurant operation lead to the Burger Mania's widespread success हो गया भाई ये बिजनेस। तो ये बहुत ही लंबा था, 6 पॉइंट तक हमने 6 पॉइंट को लिख दिए हैं। अगर ये वीडियो मेरे दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, अगर आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, अगर आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो केस स्टडी को, तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा ब्लॉग स्पॉट का, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से आराम से पढ़ना और उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो कि आपके एग्जाम में आ चुकी है, और इसकी प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई तो एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने CBSE के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और चैनल के साथ जुड़े रहना यार, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप आगे क्लास 12 से निकल भी जाओगे तो भी हम कनेक्टेड रहेंगे, उसकी चिंता ना करो, मैं बताऊँगा बाद में कैसे हम कनेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।